तो दोस्तों, अगर आपने इस कहानी के पिछले भाग को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल डरावनी कहानियाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। दोपहर का समय था। हम तीनों अपने काम में लगे हुए थे कि तभी बंगले के गेट के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है और हमें हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। जब हमने देखा तो बाहर मेन गेट पर एक गाड़ी खड़ी थी। उस्ताद ने रमेश को गेट खोलकर आने को कहा, क्योंकि वॉचमैन तो वहाँ था नहीं, तो फिर गेट कौन खोलता। रमेश भागकर गया और जाकर गेट खोलने लगा। मैं यह सब बंगले में खड़ा देख रहा था। गाड़ी अंदर आती है और उसमें से एक बंगले का मालिक अर्नव उतरता है। वह गाड़ी से उतर सीधा हमारे पास आता है और काम कैसा चल रहा है इस बारे में पूछने लगता है। उस्ताद उसे अब तक हुए काम की जानकारी देने लगते हैं। हमारे काम की तेज़ी देख वह काफ़ी खुश होता है और हमें काम जल्दी ही ख़त्म करने को कहता है। साथ ही कहता है कि अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस एक फ़ोन कर देना, सब पहुंच जाएगा। इतना कहने के बाद वो यहाँ वहाँ घूमकर अच्छी तरह से काम को देखने लगता है। वह ध्यान से बंगले को देख रहा होता है। उस्ताद भी उसके पीछे पीछे चल देते हैं और चलते हुए उसे पूछने लगते हैं कि आखिर लोग इस बंगले के बारे में अजीबोगरीब बातें क्यों कर रहे हैं। यह सुन वो पीछे की ओर मुड़ता है और हैरत भरी नज़रों से उस्ताद को देखने लगता है और पूछता है, किस तरह की बातें, तुम कहना क्या चाहते हो। उस्ताद उसे बताते हैं कि गांव के लोगों का मानना है कि यह बंगला भुतहा है, यहाँ प्रेत आत्मा रहती है, और आप इस बारे में क्या जानते हैं। उस्ताद की बातें सुन वो हंस पड़ता है और उस्ताद से कहता है, तुम भी इन गांव वालों की दकियानूसी बातों पर विश्वास करते हो। ये भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता, यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है। लोगों में इस बंगले को लेकर कई गलतफहमियां फैली हुई हैं। इसी चक्कर में मुझे यह बंगला बहुत ही सस्ते दाम पर मिल गया। मैं भला इतनी अच्छी प्रॉपर्टी कैसे जाने देता, सो खरीद लिया। लोगों का क्या है, ऐसी ही बातें बनाते रहते हैं। तुम अपने काम पर ध्यान दो, इसी बात के तो तुम्हें पैसे मिल रहे हैं। अर्नव की बातों से उस्ताद को थोड़ी तसल्ली मिली और उस्ताद ने उन्हें जल्दी ही काम खत्म करने का आश्वासन दिया। इसके बाद अर्नव वहाँ से चला जाता है और हम अपने काम में जुट जाते हैं। हम अपने काम में लगे होते हैं। लगभग 2 बज रहे थे। तभी उस्ताद अचानक से मुझसे बोलते हैं, यह बदबू कहाँ से आ रही है। मैं हक्का बक्का उनकी ओर देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस्ताद किस बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, कौन सी बदबू। तो उस्ताद ने कहा, आ तो रही है अजीब सी बदबू, तुम्हें नहीं आ रही है क्या। मैं हैरानी के साथ यहाँ वहाँ देखने लगा, क्योंकि मुझे तो कोई भी बदबू नहीं आ रही थी। जब मुझे कोई बदबू नहीं आ रही थी तो मैंने उस्ताद की ओर सिर हिला दिया। उस्ताद सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोले, यार इतनी तेज़ बदबू आ रही है और तू कह रहा है कि नहीं आ रही है। उस्ताद नीचे उतरकर यहाँ वहाँ देखने लगते हैं कि कहाँ से यह बदबू आ रही है। मैंने जब देखा कि उस्ताद इधर उधर देख रहे हैं और बार बार सूंघने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बदबू कहाँ से आ रही है, तो मैंने पूछा कि किस तरह की बदबू आ रही है। उस्ताद ने कहा कि बहुत तेज़ दुर्गंध है, जैसे कोई जानवर मरा पड़ा है। उस्ताद के कहने से मैं भी यहाँ वहाँ देखने लगा कि आखिर कहाँ से यह बदबू आ रही है। हालांकि मुझे तो वह बदबू नहीं आ रही थी। जिस कमरे में हम काम कर रहे थे, जब हमें वहाँ कुछ नहीं मिला तो हम उस कमरे से बाहर आकर उस बदबू के स्रोत को खोजने लगे, क्योंकि उस्ताद को उस दुर्गंध से काफ़ी परेशानी हो रही थी। हर एक सांस के साथ आती तेज़ और बहुत ही गंदी दुर्गंध से उस्ताद बहुत परेशान हो चुके थे। उन्होंने अपनी नाक भी बंद कर ली थी। हम उस बदबू को हर तरफ खोज रहे थे कि तभी रमेश भी वहाँ आ जाता है और हमें यहाँ वहाँ कुछ खोजते देख पूछता है कि क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो। मैंने उसे कहा कि यार उस्ताद को किसी मरे हुए जानवर जैसी बदबू आ रही है, पर आ कहाँ से रही है यह पता नहीं चल रहा है। मेरी बात सुन रमेश भी सूंघने की कोशिश करने लगा। उसने जब ध्यान से सूंघा तो उसे भी वह बदबू आनी शुरू हो गई। जब रमेश ने भी कहा कि उसे भी वह बदबू आ रही है तो मैं हैरान रह गया कि सभी को वह बदबू आ रही है, तो फिर मुझे क्यों नहीं आ रही है। हम तीनों ने मिलकर पूरा घर छान मारा, पर हमें कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर वह बदबू कहाँ से आ रही है। उस्ताद और रमेश का उस बदबू के कारण बुरा हाल हो चुका था। वह जहाँ भी जाते वह बदबू उनका पीछा नहीं छोड़ती। पूरे बंगले में उन्हें वह दुर्गंध आ रही थी। जब यह बदबू नहीं रुकी तो हम तीनों बाहर लॉन में आ गए और वहीं बैठे रहें। लगभग 3 घंटे तक उस पूरे कमरे में वह गंध आती रही, लेकिन मुझे एक बार भी वह बदबू नहीं आई।
सिर्फ उस्ताद और रमेश को ही न जाने क्यों उस बदबू का सामना करना पड़ रहा था। शाम होने पर जब हम अंदर गए तो वह बदबू न जाने कहाँ गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी वहाँ थी ही नहीं। यह तो बस शुरुआत थी, आगे तो इससे भी भयानक चीज़ें होने वाली थी हमारे साथ। हम अंदर आए और जब देखा कि अब इस बंगले से किसी भी प्रकार की बदबू नहीं आ रही है तो हमने चैन की सांस ली और फिर हम खाने पीने का इंतज़ाम करने में जुट गए। इस बंगले में आने के बाद हमारे साथ हो रही इन अजीब गरीब घटनाओं से हम बहुत परेशान हो चुके थे। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। क्या यह सब कोई भूत प्रेत कर रहा है? क्या यह भूत बंगला है या फिर यह घटना बस एक संयोग मात्र? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उस्ताद की भी इन सब को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी थी। उस्ताद भी इन घटनाओं को लेकर काफ़ी चिंतित थे क्योंकि हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी उस्ताद के पास ही थी। अगर हमें कुछ भी हो जाए तो उस्ताद हमारे परिवार वालों को क्या जवाब देंगे? इन सब बातों के चलते उस्ताद काफ़ी परेशान थे। हमने शाम को खाना खाया और फिर चारपाई पर बैठे हम इस बंगले में हो रही घटनाओं के सिलसिले में बातें करने लगे। उस्ताद ने कहा, तुम्हें क्या लगता है यह बंगला भूतिया है या नहीं? यहाँ जो कुछ भी हो रहा है क्या वह बस एक इत्तेफाक है या सच में कोई भूत प्रेत है? उस्ताद की बातों से लग रहा था कि आज की घटना के चलते उस्ताद काफ़ी चिंतित थे। ऐसे में रमेश बोला, उस्ताद मुझे तो लगता है कि गांव वाले सच कह रहे थे इस बंगले के बारे में। यह बंगला सच में भूतिया है। मैंने भी रात में उस दिन बिना आँखों वाले आदमी को देखा था। इन सब बातों के दौरान मुझे भी वो बात याद आ गई जो मैंने उस्ताद को नहीं बताई थी, तो मैंने भी वो रात वाली घटना उस्ताद को बताई। हाँ उस्ताद, उस रात मैंने भी कुछ अजीब महसूस किया था यहाँ। एक दिन काम करते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई मुझे देख रहा हो और मैंने कई बार परछाई भी देखी पर कोई मुझे दिखा नहीं। और जिस रात रमेश डरा था उस रात ऊपर वाले कमरे में, जिस कमरे में वो सीढ़ी गिरी थी, उस कमरे से रात को आवाज़ भी आ रही थी। जब मैंने वहाँ जाकर देखा तो मुझे वहाँ कुछ भी नहीं दिखा और वह आवाज़ भी आनी बंद हो गई। और सुबह वॉचमैन कह रहा था उसने उस कमरे में किसी को देखा था रात को, जबकि हम में से कोई भी ऊपर नहीं था। मेरी बात सुन उस्ताद अपनी फटी आंखों से मुझे देख रहे थे। रमेश के तो होश उड़ चुके थे, वह पहले से ही डरा हुआ था और ऊपर से मेरी बातों से और ज़्यादा डर चुका था। उस्ताद बोले, अगर ऐसा था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैंने कहा, उस वक्त मुझे ये बात बतानी इतनी ज़रूरी नहीं लगी थी। अब जब इतना कुछ हो रहा है इस बंगले में तो मुझे ऐसा लगा कि यह बात भी आपको पता होनी चाहिए। रमेश बहुत ज़्यादा डरा हुआ था इन सब के चलते, तो वो उस्ताद से बोला, उस्ताद हमें नहीं करना इस भूत बंगले में काम, आप अर्नव से कह दीजिए, वह किसी और से करवा लेगा। रमेश को ऐसे घबराया हुआ देख उस्ताद उसे समझाते हुए कहते हैं, देखो पहले तुम शांत हो जाओ और डरना बंद करो, मैं उनसे बात करूँगा। और रही बात इस बंगले की तो मैं पता लगा कर आऊँगा कि इसके पीछे क्या कहानी है। भूत प्रेत से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हैं तुम्हारे साथ। मैंने भी रमेश को समझाया और बोला, रमेश यहाँ डरने जैसा कुछ नहीं है, हम सभी साथ में इन सब का सामना कर लेंगे और पता लगा कर रहेंगे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। इसके बाद हमने एक दूसरे को समझा बुझा कर सुला दिया। फिर सुबह ही हमारी आँख खुली। रात तो ठीक से गुजर गई लेकिन सुबह हमारे लिए चुनौतियों से भरी हुई थी। उस्ताद सुबह उठकर गांव में चले गए ताकि लोगों से पता कर सके कि इस बंगले के भूतिया बंगला बनने के पीछे क्या कहानी है। मैं और रमेश बंगले में ही रुक जाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। हमें उस्ताद का इंतज़ार करते हुए काफ़ी वक्त हो चुका था। हम लगभग पिछले 3 घंटों से उस्ताद के आने का इंतज़ार कर रहे थे। हमारी नज़रें मेन गेट पर टिकी हुई थी कि न जाने कब उस्ताद आएंगे और कब हमें इस बंगले के बारे में पता चलेगा। जब हम किसी का इंतज़ार करते हैं तो न जाने क्यों समय धीमा हो जाता है, गुजरने का नाम ही नहीं लेता। नहीं तो समय रोज़ तेज़ी से ही भागता है। खैर हम उस्ताद के आने का इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे कानों में बाहर वाले गेट के बजने की आवाज़ पड़ी, जिससे हम सचेत हो जाते हैं और भागकर बाहर की ओर जाते हैं। हम जब बाहर पहुंचते हैं तो हमें उस्ताद अंदर आते हुए दिखाई देते हैं। उस्ताद अंदर आते हैं और चारपाई पर बैठ जाते हैं। हम हैरान और उत्सुकता पूर्वक उस्ताद को देख रहे थे। हमारा मन जानने को उत्सुक हो रहा था कि उन्हें क्या पता चला है। हम बड़े ही ध्यान से उनकी बातें सुनने को तैयार थे कि उस्ताद बोलें, काम कैसा चल रहा है? मैंने कहा, वह कमरा तो हो गया
जिसमें हम लगे हुए थे। अब उसके सामने वाला कमरा करना बाकी है। उस्ताद ने कहा ठीक है, तो चलो फिर काम पर लगते हैं। मैं उस्ताद की ओर देखे जा रहा था। मुझे जानना था कि उस्ताद को इस बंगले के बारे में क्या पता चला है, लेकिन उस्ताद ये बात करने के बजाय और ये बातों को लेकर बैठ गए। तो मैंने उस्ताद से पूछा, आप जिस काम के लिए गए थे वो हुआ या नहीं? उस्ताद बोले, हाँ, लेकिन अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी, चलो काम पर लगते हैं। उस्ताद ज़रूर कुछ हमसे छुपा रहे थे। उन्हें ज़रूर कुछ ऐसा पता चला था जिसके बारे में वह बात नहीं करना चाहते थे, या फिर उन्होंने सोचा होगा कि हम डर ना जाएं और फिर यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। खैर, जब उस्ताद ने हमें कुछ नहीं बताया तो हमने भी ज़्यादा कुछ पूछा नहीं और हम अपने काम में जुट गए। शाम तक हमने 2 कमरों को निपटा दिया था। अब काम भी निपटने लगा था। काम करते करते शाम तक हालत ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद।